नमस्कार, बिग ब्रेकिंग लेकर आप सबके सामने हाजिर हूं मैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हो रही है। उमर खालिद, शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, इन तमाम आरोपियों के ऊपर इनकी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई चल रही है और यह सुनवाई आज तीसरे दिन भी जारी है। पहले दिन सुनवाई हुई, इसके बाद हालांकि तारीख पे तारीख बहुत मिली, लेकिन इसके बाद आज से 4 दिन पहले सुनवाई हुई, फिर 2 दिन के लिए रोक दिया गया। उसके बाद सुनवाई कल हुई, सुनवाई आज फिर चल रही है। लंच के बाद, आफ्टर लंच कहा गया था कि सुनवाई होगी, लेकिन अभी से थोड़ी देर पहले सुनवाई की शुरुआत हो चुकी है। एएसजी राजू यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू यहां पर अपनी बात रख रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तरफ से बात रख रहे हैं और बात वो कल वाली आगे बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो दिल्ली में दंगे हुए उसमें 53 लोग मारे गए, 513 लोग घायल हुए, बहुत हिंसा हुई, फायर आर्म्स का इस्तेमाल हुआ, पेट्रोल बम, एसिड, लाठी, पत्थर सब फेंके गए। और पहली चार्जशीट इसके लिए 16 सितंबर 2020 को आईपीसी की कई धाराएं, जिसमें 302, 307, आर्म्स एक्ट की 25 और 27, उसके बाद यूएपीए की धाराएं 13, 16, 18 वगैरह वगैरह, ये तमाम बातें यहां बता रहे हैं एएसजी राजू। और साथ साथ कह रहे हैं कि 17 सितंबर 2020 को संज्ञान लिया गया इस मामले में। अब्दुल सैफी, गुलफिशा फातिमा, इन सब के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और ये सब इस चार्जशीट में थे। फिर 22 नवंबर 2020 को दूसरी चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम का नाम था। यहां पर सारी बातें कही जा रही हैं, रखी जा रही हैं। हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्क्रीन पर अमलेंदु जी को ले आइए। अमलेंदु जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और बहुत बड़ी खबर इधर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है, खासकर इन 4 और 4 के अलावा भी कई हैं, लेकिन 4 प्रमुख रूप से दिखाई दे रहे हैं, जिसमें उमर खालिद है, शर्जील इमाम है, गुलफिशा फातिमा है और मीरन हैदर हैं। ये चारों के ऊपर जो चार्ज लगे हुए हैं, जो इनके ऊपर आरोप हैं, उन आरोपों पे बात तो हो ही रही है, लेकिन मामला सिर्फ और सिर्फ आज की तारीख में इनकी जमानत का है, जो जमानत ऑलरेडी हाई कोर्ट रद्द कर चुकी है। और इसीलिए हाई कोर्ट से जो जमानत रद्द हो चुकी है, वो जमानत क्या सुप्रीम कोर्ट में मिलती है, ये बड़ा मामला आएगा। लेकिन क्या कुछ चल रहा है, जरा जल्दी से आप बताइए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट में, जैसे जो साथी बाद में जुड़े हैं आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है वो इन चारों के ऊपर, यानी दिल्ली दंगे में के जो आरोपी हैं उनके ऊपर चल रही है। अमलेंदु जी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, आज जो एएसजी राजू हैं उन्होंने फिर से अपनी बात जो थी वो रखना शुरू की और एएसजी राजू ने बहुत सारे अपने तर्क दिए, वीडियो चलाए, ये सब कुछ भी हुआ। तो एएसजी राजू ने आज जब अपनी बहस की शुरुआत की तो उन्होंने कहा कि भाई 53 लोग मारे गए, 553 घायल हुए, बहुत हिंसा हुई, फायर आर्म्स का इस्तेमाल हुआ, पेट्रोल बम, एसिड, लाठी, पत्थर फेंके गए। पहली चार्जशीट 16 सितंबर 2020 को आईपीसी की कई धाराएं थी, उसमें 302, 307, आर्म्स एक्ट की 25 और 27, यूएपीए की धाराएं 13, 16, 18 वगैरह। 17 सितंबर 2020 को संज्ञान लिया गया। अब्दुल सैफी और गुलफिशा फातिमा वगैरह इस चीज चार्जशीट में थे। 22 नवंबर 2020 को दूसरी चार्जशीट थी, जिसमें उमर खालिद और शर्जील का नाम था। मीलॉट कृपया ध्यान दें कि चार्जशीट की यूएपीए की धारा 16 ए के लिए भी थी, जिसमें कोई न्यूनतम सजा नहीं है और मौत की सजा है। 17 सितंबर और 14 नवंबर दोनों में चार्जशीट पर संज्ञान लिया गया, ये उनका कहना है। फिर आगे उन्होंने कहा कि कॉग्निजेंस लेने के इस ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया है। यूएपीए एक्ट का 43D5 देखें, मैं खुद भी दिखाऊंगा कि जुर्म हुआ है। अगर सेक्शन 16 का जुर्म हुआ है तो वे बेल के हकदार नहीं हैं। और फिर कहा कि आरोप पहली नज़र में सही है, चूंकि कॉग्निजेंस के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया गया, इसलिए वे बेल के हकदार नहीं हैं। वैसे भी उमर खालिद के केस में कोर्ट ने माना है कि सेक्शन 43D5 लागू होता है, इसलिए वे बेल के हकदार नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैंने कल वीडियो चलाया था जिसमें कहा गया था कि हम असम को भारत से हटा देंगे, चिकन नेक एरिया ले लिया जाएगा, सेक्शन 15 का पहला हिस्सा लागू होता है, आर्थिक सुरक्षा पर भी असर पड़ा है और सप्लाई बंद हो गई है, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। फिर कहा कि मेरा जवाब देखें, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद, हावड़ा, मालदा, नादिया और नॉर्थ 24 परगना में विरोध प्रदर्शन दंगों में बदल गए। घटनाओं में 5 ट्रेनों में आग लगाना, खासकर लालगोला और कृष्णपुर में, और 4 रेलवे स्टेशनों उलूबेरिया, हरिश्चंद्रपुर और अन्य पर तोड़फोड़ शामिल थी। राज्य में बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी के नुकसान की खबर है, जिसमें रेलवे को 70 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ, 300 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया और लोगों ने लगभग 17 FIR दर्ज की। फिर कहा कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी पर 15 सबसेक्शन 1 इंडिया या किसी दूसरे देश में कम्युनिटी की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी किसी
किसी भी सप्लाई या सर्विस में रुकावट, दूध पानी की सप्लाई बंद करना साजिश का हिस्सा है। फूड सिक्योरिटी सेक्शन 2EA के तहत इकोनॉमिक सिक्योरिटी की डेफिनेशन में आता है। इनका इरादा इकोनॉमिक और सॉवरेनिटी दोनों के मामले में तबाही मचाना था। तो जस्टिस कुमार ने पूछा, भाई ये सब आप जो बात बता रहे हैं, चार्ज क्या है, आखिर ये तो बताओ चार्ज क्या है, व्हाट इज द चार्ज। तो राजू ने कहा कि एक साजिश थी, हिंसा हुई, चक्का जाम किया गया और असम को इंडिया से दबाने की कोशिश की गई थी। तो जस्टिस अरविंद कुमार ने फिर पूछा कि आपको चार्जशीट में क्या मिला, ये बताइए चार्जशीट में आपको क्या मिला। तो राजू ने कहा कि वैसे भी उन्होंने चार्जशीट पर भरोसा ना करने और मेरिट पर ना जाने का एक सेफ रास्ता चुना है। क्या मैं हिंसा का ये वीडियो दिखा सकता हूँ? एक जगह लाठियाँ मिली, उन्होंने उसे लिया और CCTV कैमरों का इस्तेमाल किया, फिर उन्हें ढक दिया। एक बार पुलिस को लिंच कर दिया गया और एक IB का आदमी मारा गया। और फिर उसके बाद चांदबाग प्रोटेस्ट जो हुआ था उसका एक वीडियो उन्होंने चलाया राजीव जी। और उसके बाद फिर बताया कि साहब 23 फरवरी को जो घटनाएं हुई उनको पढ़ रहा हूँ। चांदबाग मज़ार प्रोटेस्ट साइट से प्रोटेस्टर्स ने मज़ार के पास मेन रोड पर कब्जा कर लिया और वजीराबाद गाज़ियाबाद रोड पर चक्का जाम कर दिया। फारूकिया मस्जिद ब्रजपुरी पुलिया पर प्रोटेस्ट कर रहे प्रोटेस्टर्स ने वजीराबाद गाज़ियाबाद रोड पर ब्रजपुरी टी पॉइंट पर कब्जा कर दिया। ये सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन इसमें उमर खालिद और शर्जील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर कहाँ हैं? जी, ये तो सवाल उठता है राजीव जी। तो चार्ज क्या है, यही तो पूछा जा रहा है। चार्ज क्या है? आप सब कुछ तो कह रहे हैं, लेकिन चार्ज क्या है ये बार बार यहां पर कोर्ट पूछ रहा है कि चार्ज क्या है। इस पे वही कि 23 फरवरी को हुई घटनाओं पर नजर डालिए। कह रहे हैं कि चांदबाग मजार धरना स्थल में प्रदर्शनकारियों ने मजार के पास मुख्य सड़क पर कब्जा कर लिया और वजीराबाद गाजियाबाद रोड पर चक्का जाम कर दिया। फारूकिया मस्जिद और ब्रिजपुरी पुलिया पर धरना दे रहे प्रदर्शनकारियों ने वजीराबाद गाजियाबाद रोड पर ब्रिजपुरी टी पॉइंट पर चक्का जाम कर दिया। ठीक है, ये सारी चीजें हुई, लेकिन ये जो हुआ ये बताया जा रहा है, लेकिन इनके ऊपर चार्ज क्या है? तो उसमें कि उमर खालिद के ऊपर UAPA की धारा 43D का हवाला दिया जा रहा है और ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, जिसमें ये नॉन बेलेबल है, ये बेल नहीं मांग सकते, जमानत नहीं मांग सकते, यानी यहां और मौत की सजा है आखिर में। तो ये सारी बातें यहां रखी जा रही हैं कि इन लोगों को वो सजा दी जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए, न कि इन्हें जमानत दी जाए, न कि इन्हें जमानत दी जाए। और ये 23 तारीख की बात इन्होंने कही है, 23 तारीख को, उसके बाद 24 तारीख को यही सब चल रहा है अमलेंदु जी कि 23-24 को जो दिल्ली में जो कुछ हुआ वो 23 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, राजू यहां कह रहे हैं, लेकिन षड्यंत्रकारियों को अभी भी हिंसा का मनचाहा पैमाना नहीं मिला क्योंकि कोई हत्या नहीं हो सकी। 23 तारीख को दिल्ली में दंगे हुए, लेकिन इन लोगों को हिंसा का कोई मनचाहा पैमाना नहीं मिला क्योंकि हत्या ही नहीं हुई। इसीलिए DPSG सदस्यों अतहर और शादाब ने यहां 23 फरवरी 2020 की रात को मुख्तियार के घर चांदबाग में एक फिर से षड्यंत्रकारी बैठक बुलाई। फरार आरोपी सुलेमान सिद्दीकी और अयूब भी मौजूद थे और इसमें अतहर यानी DPSG सदस्य ने बताया कि नदीम भाई CCTV कैमरे की वजह से दंगों में मनचाही हिंसा न होने से नाराज हैं, वे उच्च स्तर की हिंसा चाहते हैं। ये बात संरक्षित गवाह रेडियम से पता चलती है। जो इनके संरक्षित गवाह है यानी जो प्रोटेक्टेड गवाह हैं उन्होंने ऐसा बताया है, ये बात यहां पर कही जा रही है। यानी साफ साफ है कि गवाहों के बिना पे जो बातें यहां सामने आई हैं और इस ढंग से लग रहा है जैसे ये ट्रायल चल रहा है, ये जमानत की याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही है, ट्रायल की याचिका पर सुनवाई हो रही है, शायद ट्रायल पर सुनवाई चल रही है, ऐसा बताया जा रहा है। आगे क्या कुछ है? हाँ, बिल्कुल राजीव जी, ऐसा ही लग रहा है कि जैसे ट्रायल पर ही जो है वो बातचीत हो रही है। और इसके आगे फिर जो राजू ने अपनी बात रखना शुरू की और फिर बताया कि साहब जो प्रोटेक्टेड गवाह हैं उन्होंने बताया कि साहब वो नदीम भाई जो है जो DPSG के मेंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, वो ज़्यादा हिंसा चाहते थे। तो फिर बताया कि साहब दोपहर 12:50 तक CCTV खराब हो गए और नष्ट हो गए। तो साजिश के तहत नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में बड़े पैमाने पर भीड़ जमा हुई और उसके बाद हिंसा हुई। दंगाइयों ने दोपहर 1 बजे प्लान बनाकर पुलिस पर हमला किया। चांदबाग में हुए इस हमले में
HC रतनलाल की जान चली गई और चांदबाग में 2 IPS अफसर DCP श्री अमित शर्मा और ACP श्री अनुज कुमार बुरी तरह से घायल हो गए, जिससे उनकी जान को खतरा था। इसके बाद हुए दंगों में एक IB अफसर अंकित शर्मा की भी मौत हो गई। दंगाइयों ने पुलिस वालों पर फायर आर्म्स, तलवारों जैसे धारदार हथियार, एसिड वगैरह से हमला किया। छत पर पहले से लगी गुलेल का इस्तेमाल भी पुलिस वालों पर एसिड की बोतल फेंकने के लिए किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मारे जाएं। HC रतनलाल की हत्या के आरोप में गिरफ्तार शादाब अहमद इस मीटिंग में मौजूद था। इसके अलावा वह सलीम मलिक और मुन्ना मोहम्मद जैसे 8 लोगों का रेगुलर कांटेक्ट भी था। अतः रवीश, देवांगना कलता, अयूब, श्रेया उपासना और सुलेमान सिद्दीकी। गुलशिमा फातिमा जिसे दंगा करने और हत्या की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, खुद मीटिंग में मौजूद थी और 4 लोगों यानी मोहम्मद अतर, जाकिर, देवांगना कलता और तस्लीम की रेगुलर कॉन्टैक्ट थी। फिर आगे उन्होंने बताया कि टेरर फाइनेंसिंग भी हुई। यह बताया गया कि 5 आरोपी लोगों यानी ताहिर हुसैन, इशरत जहां, खालिद सैफी, शिफाउर रहमान और मीरान हैदर ने इन दंगों को फाइनेंस किया था। आरोपी ताहिर हुसैन ने शेल कंपनियों के जरिए 1 करोड़ 30 लाख रुपए की फाइनेंसिंग की थी और इस पैसे को साजिश करने वालों दंगाइयों में बांटा था। उसने अतहर और गुलफिशा को पैसे दिए। वह भी वही है जो सीलमपुर की 24/7 प्रोटेस्ट साइट को ऑर्गेनाइज कर रही है। ये अभी कहा जा रहा है मिस्टर राजू की तरफ से। बिल्कुल, ASG राजू, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू अपनी बात यहां रख रहे हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से और कह रहे हैं आतंकवाद का वित्त पोषण ये प्रस्तुत किया गया है कि 5 आरोपियों ताहिर हुसैन, इशरत जहां, खालिद सैफी और शिफाउर रहमान और मीरन हैदर ने इन दंगों को वित्त पोषण किया था। यानी पैसे का इस्तेमाल, जैसे कहां से हो पैसा, वो इन 5 का काम था कि पैसा लाना। आरोपी ताहिर हुसैन ने शेल कंपनियों के माध्यम से 1 करोड़ 30 लाख रुपए का यहां इकट्ठा किए, 1 करोड़ 30 लाख रुपए, और इस धन को षड्यंत्रकारियों और दंगाइयों में बांटा गया। उसने यानी अतहर जो DPSG का सदस्य और चांदबाग धरना स्थल पर 24 घंटे 7 दिन धरना देने वाले नेता थे और गुलफिशा को धन दिया और वो भी सीलमपुर धरना स्थल पर 7 दिन 24 घंटे वहां आयोजित कर रही थी। ये बातें यहां कही गई, यानी कहीं ना कहीं यहां। और दूसरी चीज की इनका दूसरा कदम जो था वो ये था कि CCTV कैमरा को हटा दिया जाए। अगर रोड पे, सड़कों पे CCTV कैमरा है तो उसको हटाया जाए और CCTV कैमरे को क्षतिग्रस्त किया गया। नष्ट हो जाने के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक साजिश के तहत बड़े पैमाने पर भीड़ जुटाई गई और उसके बाद हिंसा भड़काई गई। दंगाइयों ने 1 बजे दोपहर 1 बजे सुनियोजित तरीके से पुलिस पर हमला किया और चांदबाग में हुए इस हमले में यहां पर रतनलाल की मौत हो गई और IPS अधिकारी DCP अमित शर्मा और ACP अनुज कुमार चांदबाग में जानलेवा चोटों के साथ बुरी तरह घायल हो गए। ये लोग घायल हो गए। इसके बाद हुए दंगों में एक IB अधिकारी अंकित शर्मा की भी मौत हो गई। दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों पर यहां अग्नेयास्त्रों से, फिर तलवारों से, तेजाब पत्थरों से और धारदार हथियारों से हमला किया। ज्यादा से ज्यादा हताहत करने के लिए पहले से छत पर रखे गए गुलेल का इस्तेमाल पुलिसकर्मियों पर तेजाब की बोतलें फेंकने के लिए किया गया। यानी सोची समझी रणनीति यहां तैयार की गई और एसिड रखा गया। उसके बाद में CCTV कैमरे हटा दिए गए। फिर कैसे फाइनेंसिंग हुई, फंडिंग हुई, ये सारी बात यहां बताते हुए ASG राजू और अपनी बात यहां रखते हुए, यानी साफ साफ यहां इस पूरे मसले को ऐसा लग रहा है अमलेंदु जी कि ये जो चारों के ऊपर जो केस और जिसमें जमानत की बात चल रही है, इस केस की ही सुनवाई चल रही है यहां पे और इसमें उन तमाम मसलों को, तमाम पक्षों को लाया जा रहा है जिसके तहत ये बताने की कोशिश हो रही है कि ये लोग गंभीर अपराधी हैं, इनको छोड़ेंगे तो देश फिर से बर्बादी की ओर बढ़ जाएगा। ये बात यहां बताने की कोशिश हो रही है अमलेंदु जी। जी बिल्कुल, ये बताने की कोशिश हो रही है। फिर आगे कह रहे हैं अपने राजू साहब कि शिफाउर रहमान ने दंगों के लिए 8,90,000 रुपए की फंडिंग की थी। शिफाउर रहमान जो AAJMI का प्रेसिडेंट था, उसने अपने पद का इस्तेमाल करके AAJMI के लिए पैसे जमा किए और उनका इस्तेमाल दंगों के लिए किया। असली खर्च यानी दंगों को छिपाने के लिए उसने AAJMI के नाम पर खर्च के नकली बिल तैयार किए। हमने नकली बिल जब्त कर लिए हैं। आरोपी मीरान हैदर ने दंगों के लिए 2,86,000 रुपये की फंडिंग की थी। मीरान ने अलग अलग लोगों से कैश में 4,82,500 रुपये जमा किए और उसके बैंक अकाउंट में 80,644 रुपये थे। उसके कमरे से 2,33,000 रुपये बरामद हुए। वह 8 प्रोटेस्ट साइट की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार था और उसने 8 प्रोटेस्ट साइट्स के लिए खर्चे के लिए 2,86,000 रुपये खर्च किए, जिनकी मैं मॉनिटरिंग कर रहा था। ये सारी बात जो है ASG राजू साहब
अदालत को बता रहे हैं। फिर राजू साहब बता रहे हैं कि भाई ईडी जो है उसने मनी ट्रेल पकड़ लिया है। यहाँ ईडी की भी राजीव जी एंट्री हो गई है और बता रहे हैं राजू साहब कि मुझे बताया जा रहा है कि ईडी जो है मनी ट्रेल की जांच कर रही है। अब हर व्यक्ति की भूमिका, उमर खालिद पहले उसका हिंसा का हवाला देने का इतिहास रहा है। उसने एक मशहूर भाषण दिया है, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो, यह उसकी सोच है जिसकी कोई सीडी अभी तक मिली नहीं है। जेएनयू का जो है कि टुकड़े टुकड़े जो है वो उसकी अभी तक कोई असली सीडी नहीं है। एक फर्जी सीडी चलाई गई थी एक टीवी चैनल के द्वारा और जो ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन है उसने उसको चैनल को उस पर जुर्माना भी लगाया था। राजीव जी यहाँ पर बिल्कुल राजू ये कह रहे हैं कि मुझे बताया जा रहा है कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पैसों के लेन देन की जांच कर रहा है। अब हर व्यक्ति की भूमिका, उमर खालिद पहले भी हिंसा का हवाला देते रहे हैं और उन्होंने एक मशहूर भाषण दिया, हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो, यही उनकी मानसिकता है। यहां पर बात यही हो रही है कि जिस टुकड़े टुकड़े गैंग या हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दो या टुकड़े की बात होती रही, जो आज तक साबित नहीं हो पाया, जिस केस में कन्हैया कुमार भी फंसे थे, और उसी मामले को फिर यहां पर उसी ढंग से पेश करने की कोशिश हो रही है। यह पेश किया गया है, राजू कह रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक पेश किए जाने के बाद शर्जील इमाम ने उमर खालिद के निर्देश पर जेएनयू के मुस्लिम छात्र नाम से एक सांप्रदायिक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और यह शपथ पर बॉन्ड के बयान से स्पष्ट है, जहां उन्होंने धरने और चक्का जाम के बीच अंतर समझाया था। 8 दिसंबर 2019 को योगेंद्र यादव द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। योगेंद्र यादव कौन? वही योगेंद्र यादव जो अभी एसआईआर के लिए लड़ रहे हैं। यहां योगेंद्र यादव का नाम भी लिया जा रहा है इसमें कि 8 दिसंबर 2019 को योगेंद्र यादव द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें उमर खालिद, नदीम खान और शर्जिल इमाम, ताहिरा दाऊद और फिर खालिद सैफी, मीरन हैदर और अन्य शामिल थे। बैठक में दंगे भड़काने के लिए चक्का जाम की पूर्व निर्धारित साजिश को अंजाम देने का निर्णय लिया गया। यह बात यहां बताई जा रही है, यानी ये पूरे केस को यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं एएसजी राजू, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू अपनी बात रख रहे हैं। और यह बात जो है इनकी अपनी नहीं, बल्कि यह बात दिल्ली पुलिस की है। जांच करने के आधार पर और हजारों पन्नों के चार्जशीट पर, जिसमें बाद में कई सारे एनेक्सर्स डाले गए हैं, 47 प्रोटेक्टेड गवाह हैं यहां पर। 47 प्रोटेक्टेड गवाह कल ही बताया गया था और उन गवाहों के बिना पे भी बातें हो रही हैं। तो राजू आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, राजू आगे पेन ड्राइव से डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं और कहते हैं कि खालिद सैफी जो है उन पर देशद्रोह का पुराना केस है, उनका कश्मीर आने जाने का पुराना ये रिकॉर्ड है। तो जस्टिस कुमार ने उनसे पूछा कि भाई ये आपका जो काउंटर है उसमें कहाँ है ये बात, ये बताइए। तो बताते हैं कि काउंटर में नहीं है, जो 20,000 पेज की चार्जशीट है उसमें है ये, वो भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे का ओरिजिनेटर है, यानी भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे जो बना। और उसके बाद जो मोदी से लेकर और तमाम जो बीजेपी सब नेता कहते रहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, तो ये उसका ओरिजिनेटर है, ये बताया गया है एएसजी राजू की तरफ से सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल, पेन ड्राइव में मौजूद दस्तावेज पढ़ रहा हूं, ये कह रहे हैं। और उमर खालिद देशद्रोह का अनुभवी है, यानी उमर खालिद जो है वो देशद्रोही है, उसका अनुभवी है। ये बात राजू कह रहे हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू यहां अपनी बात रखते हुए एक पेन ड्राइव में मौजूद दस्तावेज को पढ़ रहा हूं, कह रहे हैं, जिसमें साफ साफ है कि उमर खालिद राष्ट्रद्रोही है, देशद्रोही है। इस पर जस्टिस अरविंद कुमार कह रहे हैं कि जवाब में कहां है, आपने जो जवाब दिया उसमें कहां है, हलफनामा में कहां है? तो कहा उन्होंने, राजू ने, कि हलफनामा में नहीं है, जवाब में नहीं है, लेकिन 20,000 पन्नों की चार्जशीट, वो भारत तेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे का जनक है। ये वही, इसी ने यहां इसकी शुरुआत की है। इस पर इसके बाद राजू कह रहे हैं कि 13 दिसंबर 2019 को जामिया इलाके में दंगे हुए, जहां बड़ी संख्या में छात्र, पूर्व छात्र यानी जामिया के एलुमनाई और एक विशेष समुदाय के अन्य सदस्य, विशेष समुदाय कौन है आप समझ सकते हैं, और अन्य सदस्य और विभिन्न छात्र समूहों के सदस्य सीएए प्रोटेस्ट का आयोजन कर रहे थे। यानी जामिया में ये लोग सीएए के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और आवश्यक सुविधाएं बाधित हुई, निजी और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, नागरिक और 20 पुलिसकर्मी घायल हुए। घटना वाले दिन उमर खालिद, शर्जील
शर्जिल इमाम, आसिफ इकबाल तन्हा और अन्य के साथ जामिया विश्वविद्यालय में मौजूद थे। और उमर खालिद ने सभी प्रदर्शनकारियों के सामने कहा कि शर्जिल, सैफुल और आसिफ उसके भाई और उसकी टीम के सदस्य हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने शर्जिल, सैफुल और आसिफ को चक्का जाम और धरना के बीच का अंतर समझाया है। यहां पर यह बात हो रही है और इसके बाद आगे कह रहे हैं यहां पर राजू कि उमर खालिद ने शर्जिल से शाहीन बाग में 24 घंटे 7 दिन चक्का जाम शुरू करने को भी कहा और इसके बाद वहां इसकी शुरुआत हुई। यह बात यहां एएसजी राजू अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ और इसका मास्टरमाइंड कौन है, तो मास्टरमाइंड उमर खालिद है। यह बात यहां पर रखी जा रही है दिल्ली पुलिस की तरफ से। डिफेंड क्या करता है, यानी इधर गुलफिशा फातिमा और उमर खालिद और शर्जिल इमाम, मीरन हैदर, इन सब के लिए जो खड़े हैं वहां वकील जो मौजूद हैं, वो लोग क्या यहां पर जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले सरकारी पक्ष और उसमें भी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल जो दिल्ली पुलिस की यहां पर बात रख रहे हैं, सुनवाई के दौरान अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग ढंग से कि इन लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और क्यों नहीं मिलनी चाहिए? क्योंकि ये देशद्रोही हैं, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं अमलेंदु जी। हाँ, बिल्कुल ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे आप कह रहे हैं मिस्टर राजू जो है कि चक्का जाम सिर्फ हिंसा नहीं है बल्कि जरूरी सप्लाई में रुकावट डालना भी है। 15 दिसंबर 2019 को फिर से पुलिस स्टेशन जामिया, पुलिस स्टेशन न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के इलाके में भड़काने की वजह से दंगे हुए। इन दंगों में कुल 45 पुलिस वाले और 100 से ज़्यादा आम लोग घायल हुए, जिससे सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ। यानी 3 डीटीसी बस, 8 प्राइवेट बसें, 3 पुलिस मोटरसाइकिल, QRT जिप्पी और 2 पुलिस बूथ जला दिए गए। साथ ही दूसरी पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी जल गई। इन घटनाओं के दौरान उमर खालिद अपने मोबाइल फ़ोन लोकेशन के हिसाब से 16:47 से 17:43 के बीच जामिया इलाके में मौजूद था। आसिफ इकबाल तन्हा और सैफुल इस्लाम ने 17/12/2019 को उमर खालिद और नदीम खान के कहने पर प्रोटेस्ट और चक्का जाम के लिए जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई। ये इनका कहना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि यहां पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू कह रहे हैं कि चक्का जाम सिर्फ हिंसा नहीं है बल्कि जरूरी सामानों की आपूर्ति में बाधा भी है। 15 दिसंबर 2019 को फिर से जामिया पुलिस स्टेशन और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पुलिस स्टेशन के इलाके में भड़कावे के चलते दंगे हुए। इन दंगों में कुल 45 पुलिसकर्मी और 100 से ज्यादा आम नागरिक घायल हुए, जिससे सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। जैसे 3 डीटीसी बसें जल गईं, 3 डीटीसी बसें, 8 निजी बसें और 3 पुलिस मोटरसाइकिलें, QRT जिप्सी और 2 पुलिस बूथ समेत अन्य सार्वजनिक और निजी संपत्तियां जला दी गईं। इन घटनाओं के दौरान उमर खालिद अपने मोबाइल फोन लोकेशन के अनुसार 4:47 से 5:43 के बीच जामिया इलाके में मौजूद था। और आसिफ इकबाल तन्हा और सैफुल इस्लाम ने 17 दिसंबर 2019 को उमर खालिद और नदीम खान के निर्देश पर विरोध प्रदर्शन और चक्का जाम के लिए जामिया समन्वय समिति का गठन किया। ये बात यहां बताई जा रही है इस पूरी सुनवाई में, जमानत के लिए सुनवाई, और यह साबित करने की कोशिश हो रही है कि इन्हें जमानत न दी जाए। ये बात यहां हो रही है अमलेंदु जी। और आगे क्या कुछ चल रहा है, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अजनारिया, ये दोनों जजों की बेंच इसको सुन रही है, सुनवाई कर रही है। अब इसमें इस बेंच को लीड कर रहे हैं अरविंद कुमार, जस्टिस अरविंद कुमार लगातार सवाल कर रहे हैं, लेकिन बात यहां पर रखी जा रही है ASG एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से। जी राजीव जी, और जस्टिस कुमार ने पूछा कि क्या जो आप बता रहे हैं ये सब प्रोटेक्टेड गवाहों के बयान हैं? इस पर राजू ने कहा कि हाँ, 164 के तहत ये बयान दर्ज किए गए हैं। हमने कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए एक IA भी फाइल किया है, जिसमें हमने इनमें से हर व्यक्ति की भूमिका दिखाई है। शादाब की पिटीशन बाद में आई, इसलिए उसकी भूमिका पर काउंटर में नहीं है, ये IA में शामिल है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। राजू की तरफ से जब सवाल पूछा गया जस्टिस अरविंद कुमार की तरफ से कि आप जो ये सब यहाँ बता रहे हैं, यानी जो अभी आप कुछ बता रहे हैं, क्या ये प्रोटेक्टेड गवाहों के बयान हैं? तो उस पर उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, ये प्रोटेक्टेड गवाहों के बयान हैं और 164 के तहत जो है इनको दर्ज किया गया है, इन सारे गवाहों के बयानों को। और एक व्यक्ति जो है उसके खिलाफ इसमें नहीं है, चूँकि वो उस समय तक उस पर नहीं आ पाई थी चार्जशीट, तो ये बाद में उसके लिए लाया गया है।
जी जी, यहाँ साफ साफ साबित करने की कोशिश कि ये लोग ही मुख्य दंगाई हैं। दिल्ली में जो कुछ हुआ, जो दंगे हुए दिल्ली में, उसके तार जेएनयू से जुड़े हुए हैं। जेएनयू के ये पूर्व छात्र हैं उमर खालिद, और उमर खालिद ने इस पूरे इस कांड को, दिल्ली दंगे को अंजाम दिया है। शर्जील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, इन लोगों ने कैसे आगे, और उसके अलावा इकबाल तन्हा, इन सब ने कैसे कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया है उसको साबित करने की कोशिश हो रही है। न्यायमूर्ति कुमार बार बार सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सभी संरक्षित गवाहों के बयान हैं जिस आधार पर आप कह रहे हैं। तो वहां पर राजू कह रहे हैं कि हाँ, ये सब वही है। धारा 164 के तहत दर्ज किए गए जो यहां बयान है, उसी बयान के तहत हमने कुछ दस्तावेज लाने के लिए एक आईए भी दायर किया है, जिसमें हमने इन सभी व्यक्तियों की भूमिका दर्शाई है। शादाब की याचिका के बाद ये आई है। ये बातें यहां कही जा रही हैं राजू की तरफ से, एएसजी राजू की तरफ से। अमलिंदु जी। जी हाँ, बिल्कुल राजू जी, एएसजी राजू की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं, और एएसजी राजू जो है लगातार अपने तर्क रख रहे हैं, और अपने तर्कों में जो है वो इसको घेरने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं। इन पे खासतौर से उमर खालिद और शर्जील इमाम दो पे ज़्यादा उनका जोर जो है वो दिखाई पड़ रहा है। और जो भी अब तक तर्क दिए हैं, तो उन्होंने 2 वीडियो चलाए, एक कल चलाया और एक आज वीडियो चलाया उन्होंने अपनी बातें रखते हुए, और ये बताया कि ये बहुत ख़तरनाक लोग हैं एक तरीके से, और इनकी वजह से ही सब दंगे हुए, और ये सब जो थे वो इसको संचालित कर रहे थे, मतलब एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो थे ये दंगे हुए, ये उनका कहना है। उनका कहना है कि जो उमर खालिद है वो जामिया में उपस्थित था जिस समय ये सारी घटनाएं हो रही थी, और उसकी लोकेशन जो है वो 16:43 से 16:47 से और 17:43 तक जो है उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन वो जामिया में मिल रही है। तो ये बता रहे हैं कि जामिया में जो कुछ हुआ है उसके पीछे उमर खालिद की षड्यंत्र जो है वो करता उमर खालिद है, ये उनका कहना है। लेकिन यहाँ पर जस्टिस अरविंद कुमार कह रहे हैं हम इन सब पर गौर करेंगे, हम इस पे बात करेंगे, इन सब पे गौर करेंगे। इस पर राजू ने कहा कि हमने कुछ दस्तावेज लाने के लिए आईए भी दायर किया है जिन्हें सूचीबद्ध किया जा सकता है, और शादाब की याचिका बाद में आई है, इसलिए हमने उसे काउंटर में नहीं रखा है। शादाब की बात हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब षड्यंत्र के मामले में भूमिका प्रासंगिक होने के बावजूद साक्ष्य अधिनियम की धारा 10 की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखेगी, जहां ये मानने का उचित आधार हो कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर कोई अपराध या कार्रवाई योग्य गलत काम करने की साजिश रची है, और ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक द्वारा अपने सामान्य इरादे के संदर्भ में कही या की या लिखी गई कोई भी बात उस समय के बाद जब उसमें से किसी एक ने पहली बार ऐसा इरादा किया था, उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध एक प्रासंगिक तथ्य है जिनके बारे में यह माना जाता है कि वे षड्यंत्र रच रहे थे, साथ ही षड्यंत्र के अस्तित्व को साबित करने के उद्देश्य से और यह दिखाने के उद्देश्य से कि ऐसा कोई व्यक्ति उसमें एक पक्ष था। षड्यंत्र की अवधि में कुछ भी वो प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी होगा या होगी, अभिकरण का सिद्धांत लागू होता है। यह बात यहां पर कही जा रही है राजू की तरफ से। अमलिंदु जी। हाँ बिल्कुल राजू जी, उनकी तरफ से कही जा रही है, और इसके बाद उन्होंने जो है वो एक केस की कॉन्स्पिरेसी जो है उसका बताया कि किस तरीके से बैकग्राउंड जो है वो सेक्शन 10 जो है एविडेंस एक्ट का वो लगता है, और बताया उन्होंने कि मैंने इसको जो रीजनल ग्राउंड्स पर इसको बताया है कि किस तरीके से इन पर जो है षड्यंत्र रचने का लगता है। ये वो अपनी तरफ से बताना चाहते हैं कि मतलब जो तथ्य पेश किए हैं वो षड्यंत्र की तरफ से ही जो है वो उन्होंने कहा है। तो इस पर कहा उन्होंने अपने जस्टिस अरविंद कुमार जी ने, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, अब आप जो कह रहे हैं कि इसको हम देखेंगे, और जो भी आपने कहा है इस पर हम सबको देखेंगे। और फिर उन्होंने बताया कि हमने जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए आईए भी फाइल किया है जिसे लिस्ट किया जा सकता है, और शादाब की पिटीशन जो बाद में आई इसलिए हमने उसे काउंटर में नहीं डाला है। अब साजिश के मामले में भूमिका हालांकि जरूरी है, लेकिन एविडेंस एक्ट की धारा 10 का कुछ बैकग्राउंड लेगी जहाँ ये मानने का सही आधार है कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर कोई अपराध या कार्रवाई लायक गलत काम करने की साजिश की है। ऐसे लोगों में से किसी एक ने अपने कॉमन इरादे के बारे में जो कुछ कहा, किया या लिखा है, उस समय के बाद जब उनमें से किसी एक ने पहली बार ऐसा इरादा महसूस किया था, वह उन सभी लोगों के खिलाफ एक जरूरी तथ्य है जिनके बारे में माना जाता है कि वे साजिश कर रहे हैं, साथ ही साजिश के होने को साबित करने के मकसद से और दिखाने के मकसद से कि ऐसा कोई व्यक्ति उसमें शामिल था। साजिश के समय में कुछ भी वह दूसरों की तरफ से जिम्मेदार होगा, इसमें एजेंसी का सिद्धांत लागू होता है। ये तर्क दिया है अपने एएसजी राजू साहब ने। जी बिल्कुल, एएसजी राजू अपनी बात यहाँ रख रहे हैं, और इसको एक्चुअली
एक डिस्क्रिप्शन है उसको वो पढ़ रहे थे, उसी डिस्क्रिप्शन में ये सारी बातें कही गई हैं और ये कहा जा रहा है कि कैसे हम इन चीज़ों को यहाँ पर लागू कर रहे हैं या कैसे इन बातों को यहाँ हम रख रहे हैं। और कहा जा रहा है कि षड्यंत्र की, राजू कह रहे हैं कि षड्यंत्र की अवधि के दौरान अगर ये मानने का उचित आधार हो कि षड्यंत्र हुआ है तो एजेंसी का सिद्धांत लागू होगा, प्रतिनिधि दायित्व होगा। यहाँ पर साफ साफ कि एजेंसी का सिद्धांत लागू होगा, ये बात यहां पर कही जा रही है राजू की तरफ से, अमलेंदु जी। और राजू यहां पर अपनी बात रखते हुए और लगातार देखिए परसों से, मतलब आज तीसरा दिन है, दिल्ली पुलिस अपनी बात रख रही है। जी बिल्कुल, तीसरा दिन है दिल्ली पुलिस अपनी बात रख रही है। और कल तो जस्टिस अरविंद कुमार ने कहा था कि आप 45 मिनट में इसको समेटिए अपने आप को, जो आपको जो भी कहना है 45 मिनट में। लेकिन उसके बाद भी 2 घंटा कल राजू साहब बोले और आज भी राजीव जी 1 घंटे से ज़्यादा जो है राजू साहब, बल्कि 2 घंटा ही होने जा रहा है राजू साहब को अपनी बातें रखते हुए। तो 45 मिनट जो ये 4 घंटे में भी पूरे राजू साहब के नहीं हो पा रहे हैं, यह भी लग रहा है। और जिस तरीके से 3:40 हो रहा है, इसके बाद भी लगता है कि राजू साहब अभी और कुछ बोलेंगे जब तक कि अदालत कहना दे कि अब इसको सोमवार तक के लिए मुलतवी किया जाता है। जी, यहाँ पे ये कहा गया कि राजू की व्हाट्सएप संदेशों की ओर राजू फिर इशारा करते हैं और कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, एक समूह अहिंसा चाहता था लेकिन ये समूह हिंसा चाहता था। मतलब ये जो व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में ही कुछ लोग थे जो हिंसा नहीं चाहते थे, लेकिन ये ग्रुप जो है ये हिंसा चाहता था और इसीलिए इन लोगों ने हिंसा भड़काई। हिंसा भड़का कर इन लोगों ने इसे अंजाम दिया, यहाँ तक ये लोग पहुँचे हैं। और ये बात यहाँ पर कही जा रही है एएसजी राजू की तरफ से। और इसके बाद फिर सुनवाई अभी जारी है और सुनवाई में बहुत सारी बातें लगातार चल रही हैं और विटनेसेस की बात आ रही है। और खासकर ये कोर्ट पूछ रहा, अदालत पूछ रही है कि आखिर क्या जो आप जिस आधार पे बोल रहे हैं, क्या आपको विटनेसेस ने ऐसा बताया है? तो ये कह रहे हैं कि हाँ, विटनेस के आधार पे ही हम अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर जस्टिस अरविंद कुमार के सामने अपनी बात रखते हुए एएसजी राजू जो हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये हमने, और राजू जो हैं वो निष्कर्ष निकालते हैं कि, और कहते हैं कि ये एक स्पष्ट मामला, एक साफ मामला है जिसके तहत यूएपीए की धाराएं लागू होती हैं। हत्या और आतंकवादी हमले की साजिश रची गई है, हत्या की भी और आतंकवादी हमले की भी साजिश रची गई है और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। बड़ा मकसद सत्ता परिवर्तन था। बार बार सत्ता परिवर्तन की बात यहां आ रही है कि बड़ा मकसद सत्ता परिवर्तन था। तथा कथित धरने में शामिल सभी लोग लाठियां, तेजाब की बोतलें, अस्त्र लेकर आए थे। यहां पर यह कहा जा रहा है यानी बम लेकर आए थे। सुनियोजित योजना बांग्लादेश या नेपाल की तरह सत्ता परिवर्तन के लिए दंगे कराने की थी। साजिश की यही हद थी। ये वे लोग थे जिनका संविधान के प्रति जरा भी सम्मान नहीं था। चूंकि धारा 43D(5) लागू है, इसीलिए जमानत का मामला नहीं बनता है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि समानता और देरी के आधार पर इसे क्यों नहीं दिया जा सकता। अगर वे सहयोग करें तो मैं 2 साल में मुकदमा पूरा कर सकता हूं। ये कह रहे हैं एएसजी राजू कि अगर वो लोग सहयोग करें तो मैं 2 साल में मुकदमा, यानी 2 साल और जेल में रहिए और उसके बाद मैं मुकदमा पूरा कर सकता हूं, यहाँ ये कह रहे हैं। और न्यायमूर्ति कुमार कह रहे हैं कि 47 गवाहों में से 164 के बयान 38 ने दिए हैं। यानी यहाँ पर जो धारा 164 है, क्या 47 गवाहों में से 38 ने धारा 164 के अंतर्गत बयान दिए हैं? ये कह रहे हैं, ये पूछ रहे हैं यहाँ न्यायमूर्ति अरविंद कुमार। जी बिल्कुल, ये पूछे धारा 164 जो होती है राजीव जी, वो मजिस्ट्रेट के सामने उसमें बयान कराए जाते हैं आप जिसके भी होते हैं। तो ये वो है कि क्या मतलब पूछ रहे हैं कि 47 में से 38 ने क्या धारा 164 के तहत स्टेटमेंट दर्ज कराए हैं। अब ये देखना है कि इसके राजू साहब जो इसका क्या जवाब देते हैं, हाँ या ना देते हैं। हालांकि ये कहें, राजू ने कहा है कि नहीं, कि वे अभी भी जो है मेरिट पर बहस करना चाहते हैं। इसका जवाब ना देकर राजू साहब जो है बात को और घुमाना चाह रहे हैं। और उनका, राजू साहब का कहना है कि साहब उन्होंने कहा कि वे मेरिट पर बहस नहीं करेंगे। जस्टिस कुमार ने कहा कि सिंघवी और सिब्बल ने कहा कि इस स्टेज पर और एएसजी जो बहस करेंगे उसके आधार पर।
तो आगे की सुनवाई अब सोमवार को लंच के बाद राजीव जी जारी रहेगी। जी, जस्टिस कुमार कह रहे हैं यहां पर कि सिंघवी और सिब्बल ने इस समय ऐसा कहा है और ये इस पर निर्भर करेगा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या दलील देंगे। आगे की सुनवाई सोमवार को दोपहर के भोजन के बाद जारी रहेगी, ये यहां कह दिया गया है। यानी आज शुक्रवार का दिन, आज फिर सुनवाई जो है वो अब इसके बाद अगली तारीख सोमवार दोपहर लंच के बाद यानी 2 बजे के बाद फिर सुनवाई होगी इस पे। लेकिन उससे पहले मेरिट के आधार पर बहस नहीं करेंगे, ये राजू कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि वे गुण दोष यानी मेरिट के आधार पर बहस नहीं करेंगे। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने इस समय ऐसा कहा है और ये इस पर निर्भर करेगा कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल क्या दलील देंगे, ये इस पर निर्भर करेगा। यानी कह देने मात्र से एक अलग बात है, लेकिन किया क्या जाएगा वो वहां देखा जाएगा। ये बात यहां आ रही है अमलेंदु जी। इस पर राजू ने कहा कि भाई सोमवार को मैं नहीं रहूंगा, वो मेरिट पर बहस नहीं कर सकते। इस पर जस्टिस कुमार ने कहा कि आप उन्हें रोक नहीं सकते। उन्होंने कहा कि वे इस स्टेज पर मेरिट पर बहस नहीं करेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि एएसजी क्या बहस करते हैं। बेशक आपने यह भी कहा था कि वे हमेशा बहुत कम से शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें बहस करने दें। आप अपने साथियों को मौजूद रहने के लिए कह सकते हैं, हम इसे सोमवार को ही सुनेंगे। जी, यहां पे राजू कह रहे हैं कि मैं सोमवार को नहीं रहूंगा और यहां पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं कि सोमवार को हमारी सुनवाई हो सकती है, क्या आप सोमवार को रख लीजिए। इसके बाद कह रहे हैं नहीं, मैं मेरिट के आधार पर बहस नहीं कर सकता। यहां मेरिट पे राजू कह रहे हैं मैं मेरिट के आधार पर बहस नहीं कर सकता और मैं उसमें नहीं रहूंगा। तो इस पर जस्टिस अरविंद कुमार कह रहे हैं आप उन्हें रोक नहीं सकते उनको मेरिट के आधार पर बात करने से। उन्होंने कहा कि वो इस स्तर पर गुण दोष यानी मेरिट पर बहस नहीं करेंगे, बशर्ते कि एएसजी क्या तर्क देंगे। बेशक आपने भी एक चेतावनी के साथ शुरुआत की थी कि वे हमेशा बहुत कम से शुरुआत करते हैं, लेकिन उन्हें बहस करने दीजिए। आप अपने सहयोगियों को उपस्थित रहने के लिए कह सकते हैं हम इसे सोमवार को ही रखेंगे, यानी सोमवार को ही बहस करेंगे। आप अगर कह रहे हैं कि मैं नहीं रहूंगा तो आप अपने सहयोगियों को कह दीजिए। ये राजू के लिए कह रहे हैं जस्टिस अरविंद कुमार कि आप अपने सहयोगियों को कह सकते हैं कि वो आ जाएं इस बहस में, आप मत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम बहस इसकी करेंगे सोमवार को ही, दलीलें सोमवार को ही पेश की जाएंगी और सुनवाई सोमवार को ही होगी। यह बात यहां कही जा रही है। तो दोस्तों इस प्रकार आज की तारीख खत्म हुई, तारीख पर तारीख, आज की तारीख खत्म हुई। अगली तारीख सोमवार यानी 24 तारीख। आज 21 है, कल 22 सैटरडे का दिन, 23 संडे, 24 को 2 बजे दिन में सुनवाई होगी और उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरन हैदर, इन तमाम दिल्ली दंगा के आरोपियों की जमानत का मामला है, अभी केस का मामला है नहीं। और राजू कह रहे हैं कि हाँ आप लोग आराम से बैठिए, 2 साल में मैं केस की सुनवाई पूरी कर दूंगा। लेकिन बात यहाँ केस की सुनवाई के लिए 2 साल और जेल में रहें या जेल से बाहर आए ये आरोपी, क्योंकि जमानत जो है जेल इज क्या है उसका जेल जो है वो अपवाद है और जमानत नियम है, जमानत आवश्यकता है। हाँ, नियम है। जेल इज बेल इज रूल जी, और बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। तो जेल इज एक्सेप्शन, बेल इज रूल। तो क्या यहाँ बेल की हम उम्मीद कर रहे हैं, बेल मिलने जा रही है, जमानत मिलने जा रही है इन चारों को, ये हम सोमवार को देखेंगे। क्योंकि सोमवार को मोस्ट प्रोबेबली मैं मानता हूं कि ये सुनवाई खत्म हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। अमलिंदु जी जी हाँ, बिल्कुल ये लगता है कि ये जो है हो जाएगी। और इस पर जस्टिस कुमार जो हैं उन्होंने कहा कि मिसलेनियस वर्क जो हैं वो पूरे हो जाते हैं 12:30-1 बजे तक, और तो हम इसे 12:30 या 1 बजे ले लेंगे, नहीं तो लंच के तुरंत बाद। तो इस पर आरोपियों के वकील ने कहा कि जब वे आरोपियों के जेल में होने, जानबूझकर देरी करने वगैरह की बात करते हैं तो वे 7 जून 2023 से पहले के समय का जिक्र नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने तब तक अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल नहीं की थी। ये जो है आरोपियों के वकीलों की तरफ से कहा गया है। राजीव जी चलते जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि यहाँ लगातार बेल पे ही सुनवाई हो रही है और जमानत याचिका उमर खालिद, शर्जिल इमाम, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर कुछ साथी लिख रहे हैं, मैं जान रहा हूं कि वो साथी कौन है। लिख रहे हैं कि क्या उमर खालिद को, शर्जिल इमाम को बढ़ा चढ़ा के डीबी लाइव यहाँ प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये सारी बातें लिखी जा रही हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं
एक बड़ा दिलचस्प केस है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, भगवान न करे कि आप किसी केस में ऐसे फंसें और इस ढंग से आपको तारीख पे तारीख से गुजरना पड़े। लेकिन जो कुछ हो रहा है इस देश में, सुप्रीम कोर्ट में जिस ढंग से या भारत की न्यायपालिकाओं में जिस ढंग से केसेस यहाँ पर उसको बढ़ाया जा रहा है, उसकी तारीख बढ़ाई जा रही है, उसको यहाँ पर जानना ज़रूरी है। SIR